हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स के थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इसकी एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। या आप देख सकते हैं इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं, टोटल 7 क्वेश्चंस हैं और सभी को इस वीडियो में हम करेंगे। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, ये एक्सरसाइज बेस्ड है पेयर ऑफ इक्वेशंस को ग्राफिकली सॉल्व करने पे बेस्ड, यानी जो हमारे पास इक्वेशंस होती हैं उनको हम ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में आपके पास जो क्वेश्चंस हैं उनमें हम इक्वेशंस को ग्राफिकली सॉल्व करेंगे, इसलिए ये जो मैंने लेआउट लिया हुआ है ये ग्राफ की तरह है, तो हम ग्राफ का यूज़ करेंगे सॉल्व करने में पेयर ऑफ इक्वेशंस। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। तो एक फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड ये है और ये दो अलग अलग क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। क्लास 10 के 10 स्टूडेंट्स ने एक क्विज में पार्ट लिया। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर ये दो कंडीशंस दी हैं, दो स्टेटमेंट्स दिए हैं और बेसिकली दो इन्फॉर्मेशन दी हैं और इन पे बेस्ड फिर और इनकी हेल्प से हम क्या फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। तो सबसे पहले इसको हम लेट कर लेते हैं, नंबर ऑफ बॉयज़ को x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स को y ले लेते हैं। सो लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ बी x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स बी y। ऑलराइट, अब यहाँ पर हमारे पास जो पहली कंडीशन है वो है कि क्लास में टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दी फर्स्ट कंडीशन, क्योंकि पहली कंडीशन ये है कि क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं और यहाँ पे ये दूसरी कंडीशन गिवन है। तो अकॉर्डिंग टू दी फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन क्या है कि टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं। तो बेसिकली x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई है। एंड अब दूसरी कंडीशन क्या है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। तो अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, देखो नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, y है, तो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी बॉयज x है और 4 मोर यानी ये, और ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई है। समझे आप इक्वेशन हमने कैसे बनाई है। और अब हम इन इक्वेशंस को ग्राफ में ड्रॉ करेंगे और तब इजीली हमारा आंसर आ जाएगा। तो ग्राफ में ड्रॉ करते हैं इसे। देखो यहाँ पर हमने इनको ग्राफ में ड्रॉ करना है, लेकिन ड्रॉ करने से पहले पॉइंट्स लिखते हैं। तो ये पहली लाइन है। देखो एक लाइन होती है, ठीक है, जब हमारे पास लीनियर इक्वेशन होती है ग्राफ में इसकी लाइन बनती है, ऐसा ही इसका सीन है। तो इसके लिए पॉइंट्स चाहिए। तो हमारे पास जो पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इसके पॉइंट्स सबसे पहले हम लिखते हैं। तो इसके लिए ऐसा बॉक्स बनाओ, x y। अब देखो अगर हमारे पास सिंपल इक्वेशन होती तो बेस्ट है कि पहले x 0 लिखो, y आ जाएगा और फिर y 0 लिखो और x आ जाएगा 10। सिंपल, अगर ऐसा हो पाता है तो बेस्ट है ये करना। ओके, अब ऐसे ही इसके साथ कर देते हैं। तो दूसरा है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। तो ये बनेंगे, इसके पॉइंट्स बनेंगे देखो, अगर हम x को रखते हैं 0, y आता है 4, 0 प्लस 4, ब्यूटीफुल, ये तो हो गया है। देखो अगर हम y को 0 लिखते हैं तो x आएगा -4। कर सकते हैं, लेकिन अगर कुछ दूसरा अगर हम देखें कि अगर हम x को रखें 2 और y आ जाएगा 6, आई थिंक दिस इज़ बेटर। क्यों बेटर है? क्योंकि माइनस में अगर हम नंबर नहीं लिखें तो ठीक है, पहली बात तो ये है कि ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, माइनस में तो वो आएंगे नहीं, और दूसरा ग्राफ हमारा और भी अच्छा बनेगा, है ना। नहीं तो क्या होता कि जब हम इस तरह से, अगर देखो
हम अब इस तरह से बनाएंगे ना इसको ऐसे, तो आप देखो यहाँ पर हमको माइनस में लिखने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो हमें क्या करना पड़ता, इसको माइनस में ले जाना पड़ता और फिर यहाँ पे -1 -2 लिखने पड़ते, ग्राफ और भी बड़ा बनता। क्योंकि वैसे ग्राफ काफ़ी बड़ा बन रहा है, इसमें क्या है 10 लिखा है, तो जब हम नंबर लिखेंगे तो कम से कम 10 तक तो होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ब्यूटीफुल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, थोड़ा सा इसको और नीचे आना चाहिए। अब आप समझ रहे हैं ना क्यों ये सब मैं कह रहा हूँ। तो जो ये नंबर यहाँ पर लिखे हैं, हमने देखना है कि सबसे बड़ा नंबर क्या है, उसके हिसाब से यहाँ पर होने चाहिए। आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर क्यों ना हम 1 2 3 4 सॉरी क्यों ना हम 2 4 6 8 करके लिख दें, ज़्यादा भी नहीं लिखना पड़ेगा। देखो बेस्ट है अगर अगर आप 1 2 3 4 लिख सकें तो आपका आंसर और भी अच्छा आएगा। तो बेस्ट है कि आप ऐसा लिखो अगर गुंजाइश है। मान लो कि यहाँ पे 100 लिखा होता, यहाँ पे 20 60 लिखा होता, फिर कौन सा 1 2 3 4 लिखते, फिर तो हमें वही लिखना पड़ता ना 10 20 30 40। लेकिन यहाँ पर गुंजाइश है 1 2 3 4 लिखने की, तो हम ऐसा लिखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम इसको ड्रॉ करते हैं। अब देखो मैं थोड़ा डिफरेंट कलर यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको एकदम क्लियर दिखे, वैसे आपको पेंसिल ही यूज़ करनी है। पहले आप यहाँ पे नंबर डाल देते हैं, नंबर्स हमने डाल दिए हैं और माइनस में नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये x और ये y एक्सिस, ये ज़रूर लिखना है आपने, x y एक्सिस। ओके, ये ओरिजिन हो गया और राइट। और अब यहाँ पर इसको हमने ड्रॉ करना है, तो 0 10 कहाँ पर है, x 0 और y 10। तो हमेशा ये ध्यान रखना कि जब x 0 होता है वो पॉइंट y एक्सिस पर कहीं होता है, तो यानी 10 है ना ये, तो ये यहाँ पर ये आ जाएगा 10। और जहाँ पे y 0 होता है तो वो पॉइंट x एक्सिस पर कहीं होता है और x 10 है। तो बेसिकली देखो एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, इस बात का ध्यान रखना। ओके, तो ये दो पॉइंट्स हैं, पहला पॉइंट है 0 10 और दूसरा पॉइंट है ये वाला 10 0। तो ये 0 10 हो गया, जब x 0 y 10 है, ये 10 0 हो गया यहाँ पर ये वाला पॉइंट। और इनको ज्वाइन करते हुए हम लाइन ड्रॉ करेंगे। ये पॉइंट है 0 10, ये पॉइंट है 10 0, और ये जो इक्वेशन है x + y = 10, ये हम यहाँ पे लिख देते हैं। इस लाइन को हम ड्रॉ कर चुके हैं, अब इसकी बारी है। यहाँ पर पॉइंट्स क्या हैं, यहाँ पे पॉइंट है 0 4 एंड 2 6। ओके, तो ये ध्यान रखना 0 4 2 6, x 0 y 4, डेफिनेटली x 0 है तो y एक्सिस पर है और ये यहाँ पर ये हो गया है। x 2 y 6, x 2 है ये x है, x 2 है और y 6 ये है। अब इन्हें ज्वाइन करते हुए हमने लाइन ड्रॉ करनी है। दिस पॉइंट इज 0 4 और ये पॉइंट है 2 6 और ये आ गया है यहाँ पर इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो कि हमारा ये सोल्यूशन होगा। तो ये पॉइंट है क्या, देखो ये पॉइंट क्या है 3 7। यहाँ तक सब ठीक है, लाइन्स हमने ड्रॉ कर दी हैं और ये हमारा आंसर आ चुका है। सो द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन इज, सॉल्यूशन क्या है 3 7, यानी x 3 है और y 7 है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ बॉयज़ 3 है, नंबर ऑफ गर्ल्स 7 हैं, और ये हमारा आंसर आ चुका है। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा। सेकेंड पार्ट है 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencil and 5 pens together cost ₹46। तो हमने एक पेंसिल और एक
पेन का कॉस्ट बताना है। तो सबसे पहले इसको x और इसे y ले लेते हैं, यानी कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल x और कॉस्ट ऑफ वन एंड कॉस्ट ऑफ वन पेन y ले लेते हैं। और अब हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के हिसाब से देखो, पहली कंडीशन है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़। एक पेंसिल का कॉस्ट है x, तो 5 पेंसिल का हो गया 5x, प्लस एक पेन का कॉस्ट है y, तो 7 पेन्स का हो गया 7y, एंड टुगेदर इनकी कॉस्ट है 50 रुपीज़। ओके, ये होगी पहली इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या है? 7 पेंसिल यानी 7x प्लस 5 पेन्स यानी 5y, इनकी कॉस्ट है 46 रुपीज़। ये होगी हमारी सेकंड कंडीशन। तो ये तो क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट्स दिए हैं हमने उनको इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अब हमने सॉल्व करना है इन्हें ग्राफिकली। तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम इनके पॉइंट्स लिखेंगे। तो पहली इक्वेशन हमारे पास है 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। इसके पॉइंट्स लिखेंगे हम। तो देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर आप x को रखते हैं 0, जैसे मैंने एक बारी पिछले क्वेश्चन में बताया था, x को रखते हैं 0 तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि x को 0 रखने से y हो जाएगा 50/7, और ये नंबर हमें चाहिए नहीं। हमें तो बढ़िया सा नंबर चाहिए जो ग्राफ पेपर हम प्लॉट भी कर सकें ग्राफ पेपर पे। ये कैसे प्लॉट करेंगे हम? तो लेकिन अगर y 0 रखते हैं तो x हमें ब्यूटीफुल सा मिल जाता है 10, है ना भाई। अगर हम रखें y इज इक्वल टू, अगर हम 0 रखें यहाँ पे, तो क्या होगा? 5x प्लस 0 इज इक्वल टू 50, और ऐसे में क्या होगा? 5x इज इक्वल टू 50 और x आ जाएगा 10। लेकिन x को 0 रखने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, तो वो हम नहीं रखेंगे। अब क्या करें? अब देखो, इसमें y की ऐसी वैल्यू रखो जिससे x की वैल्यू ठीक ठाक आ जाए। ठीक ठाक का मतलब एक इंटीजर आ जाए, ठीक है? या फिर x की ऐसी वैल्यू रखो जिससे y ठीक ठाक आ जाए। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको उधर लेके चलो। देखो 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y, और 5 यहाँ से हटेगा तो नीचे चला जाएगा। ये तो ठीक है ना? अब एक काम करो, y की ऐसी वैल्यू रखो जिससे x हमें नंबर ठीक ठाक मिल जाए। तो 1 रखने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये हो जाएगा 43/5। 2 रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये हो जाएगा 2 रखने से क्या होगा? ये 14 हो जाएगा। 36/5 कोई फ़ायदा नहीं है। 3 रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। 4 रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। 5 रखने से फ़ायदा है। तो अगर हम y रखते हैं 5, तो x हमें क्या मिलेगा? 50 माइनस ये अगर 5 रखते हैं तो ये 35 हो जाएगा। 35/5, और ये हो जाएगा 15/5 यानी 3। तो जब x हमारे पास है, देखो जब y 5 है तो x मिल जाएगा 3। ये तरीका होता है पॉइंट को ढूंढने का, पॉइंट को निकालने का। ओके, इसका ध्यान रखना आप। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर हम y वाले को उधर ले गए, x वाले को नहीं लेके जा सकते। बिल्कुल लेके जा सकते हैं, आप कर सकते थे। यहाँ पे इस इक्वेशन में आप 5x को उधर लेके जाओ, 7 को नीचे लेके जाओ, बात एक ही है। बस मेन पर्पज़ है कि हमें ठीक ठाक से नंबर मिलने चाहिए ऐसे। ओके, अब हम सेकेंड इक्वेशन लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46, और इसके भी हम पॉइंट्स लिखते हैं। तो यहाँ पर देखो, अगर हम क्या करते हैं, देखो x को 0 रखने से भी काम नहीं बनेगा क्योंकि y आ जाएगा this/5 कटेगा नहीं, और y 0 रखने से भी काम नहीं बनेगा। तो फिर क्या करें? तो एक काम करते हैं, 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 7x, है ना? अब हम क्या करेंगे, ये y हो जाएगा 46 माइनस 7x अपॉन 5। यहाँ तक ठीक है। अगर x हम 1 रखते हैं तो काम नहीं बनेगा क्योंकि ये हो जाएगा 39/5। 2 रखने से काम बनेगा नहीं, 3 रखने से
21 21 46 माइनस 21 होगा, हाँ 3 रखने से काम बन रहा है भाई। x अगर हम 3 रखते हैं तो y हो जाएगा क्या, 46 माइनस 21 अपॉन 5 यानी 25 अपॉन 5 यानी 5। तो जब x 3 है y 5 है ना। और अब कुछ और देखो x और क्या रखें हम। तो अगर हम 4 रखने से नहीं बनेगा, 5 रखने से 7 बचे 35 नहीं, 6 रखने से 7 छः नहीं, 7 रखने से नहीं, 8 रखने से 8 सत्ते 56, 8 रखने से काम बन रहा है। अपॉन 5 और ये हो जाएगा -10 अपॉन 5 यानी -2। तो x 8 y -2। ठीक। देखो अक्सर हमें ये करना चाहिए कि ये जो पॉइंट्स हैं ये एकदम अलग आएँ। जैसे यहाँ पर एक पॉइंट है 10 0, ध्यान रखना 10 0 ऐसे में देखते हैं, ठीक है ना। ये 10 0 है और ये 3 5 है, और यहाँ भी 3 5 है और ये 8 -2 है। 3 5 दोनों में है। कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि अलग अलग आएँ, लेकिन अगर बहुत मुश्किल इक्वेशंस आपके पास हैं तो चल जाएगा, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमने क्या करना है कि ये जो हम दो लाइंस के हमने पॉइंट्स निकाले हैं उन्हें हमने ड्रॉ करना है। लेकिन ड्रॉ करने से पहले हमने कार्टेशियन प्लेन बनाना है यहाँ पे। तो कार्टेशियन प्लेन के लिए पहले तो देखो कि x सबसे बड़ा क्या है, x सबसे बड़ा 10 है, ठीक है। y सबसे बड़ा है 5 और y माइनस में भी है, x माइनस में नहीं है। चलो ये ध्यान रखना है, यानी x प्लस में हमें बड़ा बनाना है और y हमको ये 5 और ये -2 तक लेके जाना है, ठीक है। तो ये ओके, ये x डैश y डैश। अब हम एक एक करके इनको प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले पहली वाली जो लाइन है वो हम ड्रॉ करेंगे। पॉइंट क्या है, 10,0, x10 y0, y0 होता है इस पे और x10 है, तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट है 3 5, x3 है y5 है, यानी ये वाला पॉइंट। अब इनको ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम। ये पॉइंट है 10 0 और ये है 3 5। इक्वेशन कौन सी है ये, 5x + 7y = 50। अब दूसरी क्वेश्चन है ये। तो पॉइंट है 3 5 जो कि ऑलरेडी हमारे पास है। दूसरा है 8 -2, 8 -2 एंड x8 y -2 कहाँ पर है, x8 y -2 ये पॉइंट है ना। तो इन दोनों को ज्वाइन करते हुए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। और ये पॉइंट तो खैर लिख दिया ऑलरेडी, ये मतलब ऑलरेडी है और ये हो गया है। और ये इक्वेशन क्या है, 7x + 5y। अब ये जो दोनों लाइंस हैं ये 3 5 पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये इसका सोल्यूशन होगा x3 y = 5। तो हम लिखेंगे, तो सिंस द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट दिस देयरफॉर द सॉल्यूशन इज x = 3 y = 5, यानी द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल इज ₹3 एंड कॉस्ट ऑफ अ पेन इज ₹5। और ये हमारा आंसर आ चुका है। ओके, तो आई होप आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 and c1/c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point, are parallel or coincident। देखो, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट यानी लाइंस इस तरह से जा रही हैं। ये सिचुएशन होती है जब हमारे पास a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। c1/c2 तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हमारे पास, देखो इसके अलावा अब दो सिचुएशन बचती हैं, या तो लाइंस पैरेलल हों
और ये लाइन कोइंसिडेंट होता है कि एक के ऊपर एक ये और इसके ऊपर दूसरी जा रही है, तो दोनों यहाँ पर हैं, ये ध्यान रखना। इस केस में क्या होता है कि पहला वाला तो इक्वल होता है दोनों में, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, यहाँ पर भी वही होगा। बट नो सोल्यूशन में ये नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो जाएगा और ये इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो जाएगा, ये ध्यान रखना। आई मीन टू से पैरेलल में ये नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो जाएगा और कोइंसिडेंट में ये तीनों इक्वल होंगे, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। और अगर ये a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं मिले तब तो c1 अपॉन c2 तक जाने की जरूरत नहीं है, लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी एट अ पॉइंट। ये बेसिक है, आप इसको लिख लो बल्कि एक जगह पे। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं, इक्वेशन मैंने लिख दी हैं और अब हम यहाँ पर लिखते हैं a1 अपॉन a2, टेम्पलेट चेंज कर लेते हैं। a1 अपॉन a2 क्या है, देखो a होता है कोफिशिएंट ऑफ x, a1 a2 b1 b2 c1 c2, a होता है कोफिशिएंट ऑफ x, b है कोफिशिएंट ऑफ y और c है कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 5 अपॉन 7, ठीक है। b1 अपॉन b2 ये है क्या, -4 अपॉन 6, ये 2 से कटेंगे तो 2 से कट रहे हैं ये, है ना, 2 to the 4 2 3 the 6, तो बेसिकली ये आ रहा है -2 अपॉन 3। तो आपने क्या देखा कि ये इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो जब ये इक्वल ना आए तो c1 अपॉन c2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्टली आप लिखो कि सिंस a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, देयरफॉर द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। ठीक है, ध्यान रखना ये इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट है और ये हमारा आंसर है सेकंड। तो यहाँ पर फिर से देखते हैं a1 अपॉन a2 क्या है, 9 अपॉन 18, क्या ये कट रहा है, सिंप्लीफाई हो रहा है, बिल्कुल। तो 9 1 ज़ा 9 9 2 ज़ा 18, ये हो गया है 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 3 अपॉन 6, 3 से कटेगा 3 1 ज़ा 2 3 2 ज़ा 6 1 अपॉन 2। अब देखो इक्वल आ गए हैं, तो अब हम और आगे बढ़ेंगे। अगर इक्वल नहीं आते तो इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट हो जाता है, बट बिकॉज इक्वल आ रहे हैं तो फिर कुछ और सिचुएशन आएगी। c1 अपॉन c2 है 12 अपॉन 24, 12 से कटेगा ये, 12 1 ज़ा 12 12 2 ज़ा 24 और ये आया है 1 अपॉन 2 फिर से। ओके, तो हम लिखेंगे कि सिंस a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 is equal to c1 upon c2, therefore the lines are coincidenting. Lines representing these linear equations are coincidenting. आप चाहो तो इस तरह से कंप्लीट लिख सकते हो कि लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कोइंसिडेंटिंग, या फिर सिंपली लाइन्स आर कोइंसिडेंटिंग। ओके, और ये हमारा आंसर है। तो समझ आ गया, बिकॉज तीनों इक्वल हैं तो ये लाइन्स एक दूसरे के ऊपर आती हैं। उसका रीज़न ये है कि ये दोनों सेम ही इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, इक्विवेलेंट इक्वेशंस हैं ये। मींस अगर आप इस पहली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको बिल्कुल ये दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये इक्वेशंस इक्विवेलेंट हैं, तो एक दूसरे के ऊपर आते हैं, इनको कोइंसिडेंटिंग कहते हैं। ऑलराइट, और हमारे पास अभी थर्ड पार्ट है और इसमें फिर वही a1 अपॉन a2 यानी दिस अपॉन दिस, 2 से कट रहा है, 2 3 6 2 कम 2 3 3 अपॉन 1 ये आ गया। फिर है b1 अपॉन b2 यानी एक y का कोफिशिएंट b होता है, तो दिस अपॉन दिस, -3 अपॉन -1 और माइनस से माइनस काट दो, ये 3 अपॉन 1 आ गया। ये दोनों इक्वल आ गए हैं, तो और आगे बढ़ेंगे हम c1 अपॉन c2 लेकर जाएंगे। ये है 10 अपॉन 9, है ना, c1 अपॉन c2 10 अपॉन 9। ओके, तो यहाँ पे क्लियरली a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 तो इक्वल हैं, बट ये इक्वल नहीं है c1 अपॉन c2 के। तो देयरफॉर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर पैरेलल, ये पैरेलल वाली सिचुएशन होती है। ओके, और ये हमारा आंसर आ चुका है।
तो आई होप आपको समझ आया होगा। ध्यान रखना, ये सिचुएशन होती है जब लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। ये सिचुएशन होती है जब लाइंस कोइंसाइडिंग होती हैं, है ना, कोइंसिडेंटिंग भी हम कहते हैं, एक दूसरे के ऊपर आना। और ये है जब इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट वाली सिचुएशन। आई होप आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, और यहाँ पर हमने क्या करना है, इनका जो कॉफिशेंट्स का रेशियो कंपेयर करना है, यानी A1/A2, B1/B2, C1/C2, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। और फिर हमने बताना है कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि पेयर ऑफ इक्वेशंस कब कंसिस्टेंट होते हैं, कब इनकंसिस्टेंट होते हैं। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट होते हैं जब उनका एटलीस्ट वन सोल्यूशन होता है, मींस कम से कम उनका एक सोल्यूशन तो हो। इनकंसिस्टेंट होंगे जब कोई भी सोल्यूशन नहीं होता है। अब एटलीस्ट वन सोल्यूशन से क्या मतलब है? एटलीस्ट वन सोल्यूशन से मतलब है या तो यूनिक हो, जिसको हम वन एंड ओनली वन सोल्यूशन कहते हैं, और या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो। अब यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, ये मैं आपको ऐसे ऑलरेडी बता चुका हूं, बट फिर से बता देता हूं। यूनिक सोल्यूशन में होता है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। बस C1/C2 तक तो बात ही नहीं पहुंचती है। जैसे ही आपको A1/A2 और B1/B2 इक्वल नहीं दिखें, वहीं पे आप कह देना कि ये यूनिक सोल्यूशन है। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं जब होता है A1/A2 is equal to B1/B2 and is equal to C1/C2। एंड नो सोल्यूशन वाला केस क्या होता है? A1/A2 is equal to B1/B2 but is not equal to C1/C2। तो ये आप डिफरेंस ध्यान रखना। देखो, यूनिक में तो ये A1/A2 B1/B2 इक्वल नहीं होते हैं, बात यहीं पे खत्म हो जाती है। लेकिन जब ये इक्वल हैं, A1/A2 B1/B2 जब इक्वल हैं, तो या तो इनफाइनाइटली मैनी होगा या नो सोल्यूशन होगा। तो फिर बात कैसे पता चलेगी कि अगर C1/C2 भी इक्वल है तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस होंगे, और जब ये वाला इक्वल नहीं है तो नो सोल्यूशंस होंगे। तो ये प्रॉपर तरीके से मैंने बढ़िया से चार्ट बना दिया है, आप इसे नोट कर लीजिए। और थोड़ा सा अगर और आप आगे समझना चाहते हो तो ये है कि ग्राफ जब बनता है तो यूनिक सोल्यूशन में क्या होता है, लाइंस ऐसे इंटरसेक्ट करती हैं। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस में लाइंस कोइंसिडेंट होती हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर आती हैं। और नो सॉल्यूशन वाले केस में लाइंस पैरेलल होती हैं। एक लाइन ये है तो दूसरी लाइन ये बिल्कुल इसके पैरेलल होगी। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ग्राफिकली मैंने ये भी आपको बता दिया है कि जब लाइंस हम ड्रॉ करेंगे तो क्या सीन बनेगा। ओके, यानी यूनिक सोल्यूशन में इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस में कोइंसिडेंट होती हैं, और पैरेलल में मतलब जब नो सोल्यूशन होता है तो लाइंस पैरेलल होती हैं। तो ये देखो, मैंने इस तरह से यहाँ पर ये प्रॉपरली लिख दिया है, आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, ये है कंप्लीट अपने सामने। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने ये बताना है A1/A2 B1/B2 C1/C2 को देख के कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो आपने देखना है कि अगर ये है तो यूनिक सोल्यूशन होगा और कंसिस्टेंट होगा। ये सिचुएशन होगी तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे पर कंसिस्टेंट होगा तब भी। अगर ये सिचुएशन आएगी तो फिर वो इनकंसिस्टेंट होंगे, बिकॉज उस केस में कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। तो जब कोई ना कोई सोल्यूशन होता है, चाहे यूनिक हो चाहे इनफाइनाइटली मेनी हो, तो कंसिस्टेंट होते हैं पेयर ऑफ इक्वेशंस, और जब नो सोल्यूशन वाला केस होता है तो इनकंसिस्टेंट होते हैं। ये क्लियर हो गया? ओके, और अब इनको वन बाय वन करते हैं। फर्स्ट पार्ट है, और यहाँ पर A1/A2 क्या होगा, A1/A2 यानी x के कोफिशिएंट्स का रेशियो 3/2, B1/B2। अब y के कोफिशिएंट्स का रेशियो ऊपर 2 है, नीचे -3 है, तो ये बेसिकली ये हो गया है -2/3। ये इक्वल नहीं आ रहे हैं तो यहीं पे हम रुक जाएंगे, c तक जाने की ज़रूरत नहीं है। समझे ना, जब ये इक्वल नहीं आते हैं तो इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट हो जाता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि क्लियरली
A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2. ऑलराइट, तो बिकॉज हमारे पास ये सिचुएशन है तो पेयर ऑफ इक्वेशंस का यूनिक सोल्यूशन होगा और ये कंसिस्टेंट होंगे, ठीक है ना। और ये हमारा आंसर है। आई होप आपको ध्यान होगा, फिर भी आप ये नोट कर लीजिए ओके, कि जब ये सिचुएशन होती है हमारे पास, उस केस में जो पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं इनका एक यूनिक सोल्यूशन होता है और ये कंसिस्टेंट होते हैं। कंसिस्टेंट किस किस केस में होंगे? एक तो यूनिक सोल्यूशन में, और फिर दूसरा कौन सा सिचुएशन है? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। नो सॉल्यूशन में इनकंसिस्टेंट होता है। सेकेंड पार्ट है, और यहां पर भी हमने सबसे पहले A1 अपॉन A2 फाइंड करना है, जो कि x के कोफिशिएंट्स हैं A1 अपॉन A2। तो काट के ये 1 अपॉन 2 आ जाएगा, है ना। 2 1 2 2 2 4। फिर B1 अपॉन B2 जो कि y के कोफिशिएंट्स हैं -3 अपॉन -6, माइनस से माइनस कट गया, एंड 3 1 3 3 2 6। अब ये इक्वल आ गए हैं, यानी हम C1 अपॉन C2 और करेंगे, और ये है 8 अपॉन 9। तो यहाँ पर सिंस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू सिंस A1 अपॉन A2, यानी ये और ये तो इक्वल हैं, बट ये इक्वल नहीं है C1 अपॉन C2 के। सो देयरफॉर द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन, हेंस दे आर इनकंसिस्टेंट। ध्यान रखना कि नो सॉल्यूशन वाला केस है, बिकॉज ये सिचुएशन है, तो इस सिचुएशन में नो सॉल्यूशन होता है, और ये होता है पेयर ऑफ इक्वेशंस इस केस में इनकंसिस्टेंट होते हैं। हमारे पास अब ये पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं, तो करते हैं A1 अपॉन A2 फाइंड करते हैं। तो A1 अपॉन A2 जो कि x के कोफिशिएंट्स हैं, तो ये 2 नीचे आएगा, 3 से कटेगा ये, और ये आ जाएगा 1 अपॉन 6। फिर यहाँ पे B1 अपॉन B2 यानी दिस अपॉन दिस, y के कोफिशिएंट्स का रेशियो। 3 नीचे आएगा इंटू 10, ये कटेगा, 5 1 5 5 2 10, ये -1 अपॉन 6 आ गया है। अब देखो, ये आपको लग रहा होगा एक जैसे, बट नो, ये प्लस और ये माइनस है तो ये इक्वल नहीं है। तो जब ये इक्वल नहीं होते हैं तो यहाँ पे रुक जाते हैं, क्योंकि जब ये इक्वल नहीं होते हैं तो वो यूनिक सॉल्यूशन वाला केस होता है, इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो बिकॉज ये सिचुएशन है, देयरफॉर द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, और बिकॉज कोई सॉल्यूशन है तो ये कंसिस्टेंट होंगे। तो यहाँ पर सिचुएशन है अ यूनिक सॉल्यूशन की, एंड बिकॉज कोई सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट होंगे पेयर ऑफ इक्वेशंस। नाउ वी हैव फोर्थ पार्ट, एंड अगेन A1 अपॉन A2 फाइंड करेंगे, यानी दिस अपॉन दिस, 5 अपॉन -10, तो माइनस आएगा, और ये 5 1 5 5 2 10, ये आ गया है 1 अपॉन 2। B1 अपॉन B2 यानी दिस अपॉन दिस, -3 अपॉन 6, तो माइनस आएगा, बट 3 1 3 3 2 6, 1 अपॉन 2। अब ये इक्वल आ चुके हैं, तो जब ये इक्वल आते हैं तो और आगे हमें बढ़ना है और C1 अपॉन C2 फाइंड करना है। 11 अपॉन -22, तो माइनस आएगा, 11 1 11, 11 2 22, तो ये आ चुका है, और तीनों इक्वल आए हैं यहाँ पे। तो अब इस यहाँ पर सिचुएशन क्या है? तीनों इक्वल है, तो सिंस A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 is equal to C1 upon C2. So therefore, the pair of equations has infinitely many solutions. और because कोई solution है तो consistent होंगे। तो यहाँ पर infinitely many solutions हैं और ये consistent है। तो अभी तक आपको समझ आ गया होगा कि जब भी हमारे पास या तो unique solution हो और या फिर infinitely many solutions, इन दोनों सिचुएशंस में होता है कंसिस्टेंट, और जब नो सॉल्यूशन वाला केस है उस केस में होगा इनकंसिस्टेंट, है ना।
इस बात का ध्यान रखना। फिफ्थ पार्ट हमारे पास इसमें ये इक्वेशंस हैं, तो a1/a2 a1/a2 4/3/2 3 नीचे आएगा 2 ये है, ओके। 2 से कटेगा, 2 बार आया और ये आ गया 2/3। और अब b1/b2 b1b2 2/3 c1/c2 8/12 ये कटेगा तो 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा, तो ये आया 2/3। अब आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, क्या आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है? क्लियरली ये तीनों इक्वल हैं, तो हम लिखेंगे कि सिंस a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 is equal to c1/c2, therefore the pair of equations has infinitely many solutions, and because solutions है तो ये consistent होगा। infinitely many solutions है because ये तीनों equal हैं और इस वजह से ये consistent हैं pair of equations। clear? Question number 4, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो हमने यहाँ पर ये बताना है कि ये जो पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट हैं, और अगर कंसिस्टेंट हैं तो फिर हमने ग्राफिकली उन्हें सॉल्व करना है। अब देखो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट किस सिचुएशन में होते हैं ये ऑलरेडी मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ। यहाँ पे आप फिर से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ पर हमको क्या करना है कि जब कंसिस्टेंट होगा तो हमने उसका सोल्यूशन भी फाइंड करना है, क्योंकि कंसिस्टेंट में सोल्यूशन होता है। अब या तो यूनिक सोल्यूशन होता है या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो पहला पार्ट है ये, यहाँ पर हम पहले तो चेक करेंगे कि कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है क्या है। तो a1/a2 यानी दिस अपॉन दिस 1/2, ओके। b1/b2 यानी y के कोफिशिएंट्स का रेशियो, तो क्या है यहाँ पे 1 है और ये 2 है 1/2। c1/c2 कॉन्स्टेंट्स का रेशियो, तो ये है 5/10, 5 से कटेगा तो ये 1/2 आ गया, ओके। तीनों इक्वल आ गए हैं, तो बिकॉज तीनों इक्वल हैं तो इसके होंगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस और ये कंसिस्टेंट हैं पेयर ऑफ इक्वेशंस। तो सिंस a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, therefore the pair of equations has infinitely many solutions, infinitely many solutions है और ये consistent है। अब क्वेश्चन में पूछा ये कहा गया है कि अगर कंसिस्टेंट है तो इसको सॉल्व करना है हमने, तो ठीक है सॉल्व करते हैं, ग्राफिकली इसे सॉल्व करेंगे, ओके। और ये ध्यान रखना यहाँ पर हमारा कोई एक ऐसा सोल्यूशन नहीं आएगा, बिकॉज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं। तो ये समझ तो इसमें क्या होगा, दो लाइंस होंगी, वो लाइंस कोइंसिडेंट होंगी, एक दूसरे के ऊपर आएंगी। एंड बिकॉज ये कोइंसिडेंट है, बिकॉज ये एक दूसरे के ऊपर आ रही हैं, यानी ये एक दूसरे को इनफाइनाइट बार टच कर रही हैं, बिकॉज एक दूसरे के ऊपर ही तो है वो, तो हर पॉइंट पे टच कर रही हैं, इसलिए इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, हर एक पॉइंट इनका सॉल्यूशन होता है। तो हमारे पास जो पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं उनको यहाँ पर लिखते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर लाइंस ड्रॉ करनी है। तो उसके लिए क्या करते हैं, बॉक्स बनाते हैं इस तरह से। क्या करेंगे हम, देखो अगर x हुआ 0 तो y क्या होगा 5, और अगर y 0 होगा तो x होगा 5। बहुत इजी है ये। दूसरा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 है ना, दूसरी इक्वेशन ये है। एंड इसका भी सेम ही बनेगा, क्योंकि लाइंस एक दूसरे के ऊपर आ रही, कोइंसिडेंट कर रही हैं। और मुझे कैसे पता चला, बिकॉज ये तीनों इक्वल आए हैं। तो यहाँ पर अगर x 0 है तो y 5, और y 0 है तो x 5 आएगा, है ना। आप रख के देखो, x 0 होगा तो 2 नीचे आएगा, y 5 आ जाएगा, और y 0 होगा तो 2 नीचे आएगा, x 5 आ जाएगा। खैर यहाँ पर ये है। अब हमने ग्राफ ड्रॉ करना है एंड उसके लिए कार्टेशियन प्लेन बनाना है, विच इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। और यहाँ पर क्योंकि
केवल पॉजिटिव ही पॉजिटिव हैं, तो नेगेटिव में बड़ा बनाने की ज़रूरत है नहीं। एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, समझ रहे हैं आप? सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे 5 है, तो कम से कम 5 यहाँ पर होने चाहिए बस। नेगेटिव में तो कुछ है नहीं, तो आप चाहो तो लिखो, ना लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो एक दो करके लिख देते हैं, -1, -2, -3, जिससे कार्टेशियन प्लेन कंप्लीट लगे, लेकिन इनका यूज़ नहीं होगा। अब हम ये ड्रॉ करेंगे तो देखो x 0 है, y 5 है। देखो पहला पॉइंट है ये वाला, और यानी 0 5, और दूसरा पॉइंट है 5 0, ये वाला। तो 0 5, x 0 है, y 5 ये वाला पॉइंट है ना? x 0 यानी y एक्सिस पे, और y 5, और 5 0 ये यहाँ पर ये है। 5 x 5 है, y 0 है, y 0 का मतलब x एक्सिस, तो यहाँ पे। अब इन्हें हम ज्वाइन करते हैं। ये पॉइंट है 0 5, और ये पॉइंट है 5 0, और ये इक्वेशन है x + 5 = 10। अगर आप ये देखें तो ये भी सेम ही हैं, है ना? अगर आप ये 0 5 एंड 5 0 सेम ही आ रहा है, तो बेसिकली लाइंस कोइंसिडेंट हैं। अब देखो हमने इसके सोल्यूशन लिखने हैं, तो आप सोल्यूशन यहाँ पर क्या होगा, बिकॉज दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर आ रही हैं, ये और ये कोइंसिडेंट हैं, तो इसके हर एक पॉइंट सोल्यूशन होगा। यानी ये भी इसका एक सोल्यूशन है, ये भी है, ये भी है, ये भी, सारे सोल्यूशन हैं। अगर आप यहाँ पर लिखना चाहें तो जैसे ये पॉइंट है, ये क्या बनता है, ये 1 4 बनता है, ये इसका सोल्यूशन है। ये पॉइंट क्या बनता है, ये x2 है, y3 है। पहले x लिखते हैं, ठीक है। ये क्या पॉइंट है, ये x3 है, y2 है, ये भी एक सोल्यूशन है, ये भी एक सोल्यूशन है। x4 है, y1 है, ये भी है, ये भी है। सारे इनफाइनाइट सोल्यूशन, इनफाइनाइट जानते हो ना आप, इनफाइनाइट सोल्यूशन है इसके। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि सिंस लाइन्स आर कोइंसिडेंट देयरफॉर ईच पॉइंट ऑफ दिस लाइन इज अ सोल्यूशन। तो इस तरह से हम लिख देंगे यहाँ पे। लेकिन आप इसकी जगह पे एक और चीज़ लिख सकते हैं, उसमें आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पॉइंट्स भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ से अगर हम ये उधर लेके जाएं तो क्या होगा, 5 - x, और ये ध्यान रखना ये दोनों एक ही इक्वेशन है। इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आने वाला है, 2x 2y और 10। तो अगर आप ये लिखोगे तो भी यही आएगा। तो बेसिकली यहाँ पर जो सोल्यूशन है इज गिवन बाय दिस, द सोल्यूशन is given by y = 5 - x, where x can take any value, यानी it has infinitely many solutions। तो ये ध्यान रखना, infinitely many solutions जब होंगे यानी लाइन कोइंसाइडिंग होगी, तो आपको ये स्टेटमेंट लिखना है यहाँ पे, इट्स इंपॉर्टेंट। और ये हमारा आंसर आ चुका है। ओके, तो आई होप आपको समझ आया होगा कि ये क्वेश्चन कैसे करना है। अब नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। यह है सेकेंड पार्ट, और यहाँ पर हमने सबसे पहले तो ये पता करना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो a1/a2 क्या होगा, यहाँ पर x के कोफिशिएंट्स का रेशियो यानी दिस अपॉन दिस, b1/b2 y के कोफिशिएंट्स का रेशियो यानी -1/-3, माइनस से माइनस कटा, ये 1/3 आ गया। फिर c1/c2 जो कांस्टेंट टर्म्स है उनका रेशियो 8/16, 8 से कटेगा, और ये 1/2 आ चुका है। तो बेसिकली यहाँ पर ये तो इक्वल है बट ये नहीं है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि सिंस a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट इट इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2, therefore the pair of equations has no solution, hence they are inconsistent।
और ये क्वेश्चन हो चुका है क्योंकि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो अब आगे इसमें कुछ नहीं करेंगे। थर्ड पार्ट, एंड अगेन कोफिशिएंट्स का रेशियो हम निकालेंगे ये पता करने के लिए कि ये किस तरह के सोल्यूशंस हैं। तो a1/a2 दिस अपॉन दिस, 2 से कटेगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, b1/b2 दिस अपॉन दिस। तो ये है 1/-2 यानी -1/2। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो ये और ये इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो जब ये नहीं इक्वल आते हैं तो यहाँ पे रुक जाते हैं हम। तो हम लिखेंगे कि सिंस a1/a2 is not equal to b1/b2, therefore the pair of equations has a unique solution, hence they are consistent। एंड बिकॉज ये कंसिस्टेंट है, क्योंकि इसका एक सोल्यूशन है, तो हम वो सोल्यूशन अब फाइंड करेंगे। अब देखो ग्राफिकली हमने सोल्यूशन फाइंड करने हैं। तो ये हमारे पास पहली इक्वेशन है, ओके। इसको हम चाहो तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 नाम दे सकते हैं। तो हमने क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है, और फिर जहाँ पे ये बिकॉज यूनिक सोल्यूशन है यानी लाइंस ऐसे इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को एक पॉइंट पे, तो हमने लाइंस ड्रॉ करके पता करना है कि वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है। तो पहले तो लाइन ड्रॉ करने के लिए पॉइंट्स हमें चाहिए। तो यहाँ पर देखो, इसको उधर लेके जाते हैं, तो 2x + y = 6, और अब पॉइंट्स यहाँ पर इनके पॉइंट्स निकालते हैं। क्यों पॉइंट्स निकाल रहे हैं हम? बिकॉज लाइन ड्रॉ करने के लिए पॉइंट्स चाहिए होते हैं। 2 पॉइंट्स हमें मिल जाते हैं, उनको ज्वाइन करते हुए लाइन खींच लो। ओके, अगर हम x को 0 रखते हैं तो y आता है 6, और y 0 रखते हैं, देखो y 0 रखते हैं तो x क्या आएगा, समझे। x को अगर 0 रखा तो ये पूरा 0 हो गया, तो y 6 आ गया। लेकिन y को अगर 0 रख दिया तो ये 2 नीचे आएगा और x क्या आ जाएगा, 3। दूसरी इक्वेशन क्या है, 4x - 2y - 4। तो यहाँ सबसे पहले तो 4 उधर लेके जाते हैं, 4x - 2y = 4। अगर हम x को 0 रखते हैं तो y आता है -2। आप रख के देख लो, ये 0 हो गया, -2y = 4, और ये -2 नीचे जाएगा, तो बेसिकली 2 आ जाएगा, तो -2, समझे ना। और अगर हम y को 0 रखते हैं तो फिर इसका 4 नीचे आएगा, x 1 हो जाएगा। तो ये है। और अब हमने ग्राफ ड्रॉ करना है, लेकिन उससे पहले तो हम कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे। और जो कार्टेशियन प्लेन बनेगा उसमें अब देखो, x जो है वो माइनस में नहीं है, x सबसे बड़ा तो ये 3 है, तो यहाँ भी ज़्यादा बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत छोटा सा ग्राफ इसका बनेगा। हाँ, y में 6 है भाई बड़ा, तो y को तो 6 चाहिए, माइनस में y 2 तक चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कर लेते हैं ड्रॉ, ये, क्योंकि अगर माइनस में नंबर ज़्यादा होते हैं तो फिर नीचे वाला ये हिस्सा बड़ा होना चाहिए ना, लेकिन माइनस में 2 तक है y। x की बात करें, x माइनस में बिल्कुल नहीं है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो कभी कभार क्या होता है, यहाँ पे बड़े नंबर होते हैं, छोटे नंबर होते हैं, माइनस में नंबर बड़े हैं क्या हैं, तो उसके हिसाब से हमको ही बनाना चाहिए ताकि सब कुछ कवर हो जाए। ये नहीं कि माइनस में तो बड़ा नंबर है और आप माइनस में जगह नहीं छोड़े लिखने की, तो फिर नई बात बनेगी। वेल, x x डैश, y y डैश, ओरिजिन। अब यहाँ पर पहले तो नंबर लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3, माइनस की कोई ज़रूरत नहीं, बट फिर भी चलो कंप्लीट करने के लिए, -1 -2 -3। ओके, अब सबसे पहले ये वाली लाइन x 0 y 6,
x0 होता है y एक्सिस पे और y0 होता है x एक्सिस पे। ये बात मैं कई बार बोल चुका हूँ, तो बिल्कुल दिमाग में रखना। तो ये y एक्सिस पे है और कहाँ पे है, ये है। फिर 30, y0 होता है x एक्सिस पे और x कितना है, 3 है, तो ये पॉइंट है ये। तो अब हम क्या करेंगे, ये लाइन ड्रॉ करेंगे। ये पॉइंट यहाँ पर है 0,6 और ये है 3,0। लाइन ये है, ये लिखो चाहे ये लिखो, बात एक ही है। 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। और अब इसे ड्रॉ करते हैं। तो देखो x0 y माइनस 2 ये वाला पॉइंट है, x1 y0 ये वाला पॉइंट है ना। y0 यानी ये x एक्सिस और x1, इनको ज्वाइन करते हुए लाइन हमने ड्रॉ करनी है। तो ये पॉइंट है 0 माइनस 2, ये पॉइंट है 1 0। ओके, और ये जो लाइन है ये लिख देते हैं 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देखो ध्यान रखना, मैं आपकी सहूलियत के लिए, आपको अच्छा दिखे इसलिए मैं इस कलर में बना रहा हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में पेंसिल से बनाना है अपनी बुक्स में भी। ओके, अब ये दोनों लाइंस यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये इनका सोल्यूशन होगा। इस पॉइंट पे ये सोल्यूशन है, और ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है 2,2। तो यहाँ पर तो x2 है y2 है, ये हमारा आंसर है। तो यही हम लिखेंगे कि सिंस लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट दिस देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 2, ये अपना आंसर है। तो ये हमारा फाइनल स्टेटमेंट है कि सिंस जो लाइंस हैं वो इस पे इंटरसेक्ट कर रही हैं 2 2 पे, तो देयरफॉर द सोल्यूशन इज x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 2। ये हमारा आंसर आ चुका है। आई होप आपको ये सोल्यूशन भी समझ आया होगा। फोर्थ पार्ट हमारे पास है, और यहाँ पर सबसे पहले तो हमने पता करने हैं कि किस तरह के ये इक्वेशंस हैं, आई मीन इनके सॉल्यूशंस किस तरह से हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है, नो सॉल्यूशन है, क्या है। इसके लिए हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट्स का रेशियो फाइंड करेंगे। a1/a2 यानी x के कोफिशिएंट्स का रेशियो जो कि है 2/4। 2 से कटेगा ये, 2 1 2, 2 2 4। अब b1/b2 जो कि y के कोफिशिएंट्स हैं, माइनस से माइनस कटा और ये भी वही आ जाएगा, 2 1 2, 2 2 4। अभी इक्वल आ चुके हैं, तो जब इक्वल आते हैं तो और आगे हमें c1/c2 निकालना पड़ता है। अगर ये इक्वल नहीं आते तो हम रुक जाते और वो केस होता है यूनिक सोल्यूशन का, लेकिन इसमें ये इक्वल आ गए हैं, तो अब हमें ये निकालना पड़ रहा है दिस अपॉन दिस, और ये आ गया है। ठीक है, देखो थोड़ा सा एक चीज़ समझिए। आप ये सोच रहे होंगे कि सर कभी कभी तो ये जो कांस्टेंट है ये लेफ्ट में है, जैसे इन दोनों क्वेश्चंस में था, और कहीं कहीं ये राइट में है, जैसे इसमें और इसमें था। तो इस केस में c1/c2 क्या हम लेफ्ट में लेके जाएं, राइट में लेके जाएं क्या? तो ये आप बात ढंग से समझो कि जो कांस्टेंट्स हैं या तो दोनों राइट में होने चाहिए, जैसे ये यहाँ पर हैं, जैसे कि यहाँ पर हैं, मतलब इस क्वेश्चन की बात करें, ये और ये दोनों राइट में है ना कांस्टेंट, इसमें देखो दोनों राइट में है कांस्टेंट्स। या फिर दोनों लेफ्ट में, जैसे इसमें दोनों लेफ्ट में है, या लेफ्ट मीन्स इक्वल के लेफ्ट में, जैसे यहाँ पर है। लेकिन ऐसा नहीं हो कि एक तो है भाई 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और दूसरा है 4x माइनस 2y इज इक्वल टू -4। नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर आपको क्या करना है, या तो इसे उधर लेके जाओ और या फिर इसे इधर लेके आओ। ऑफ कोर्स साइन चेंज होंगे जब हम इधर उधर करेंगे उन्हें, बट कांस्टेंट टर्म या तो दोनों लेफ्ट में हो या दोनों राइट में हो, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ये हमने निकाल दिया है, एंड क्लियरली आप देख सकते हैं कि सिंस a1/a2 तो इक्वल है b1/b2 के, but it is not equal to c1/c2, therefore the pair of equations has no solutions, hence inconsistent। तो इस तरह से हम लिखेंगे, एंड बिकॉज ये इनकंसिस्टेंट है तो फिर कोई सोल्यूशन ही नहीं है, तो
हो गया, हमारा आंसर यहीं पे आ गया और इस तरह से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5, half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimensions of the garden. एक रेक्टेंगुलर गार्डन है और यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी है गार्डन के बारे में और हमने डायमेंशंस बतानी है। डायमेंशंस यानी लेंथ एंड विड्थ बतानी है। कैसे करेंगे इसे, हमारा प्रोसेस क्या रहेगा? तो सबसे पहले हम लेंथ एंड विड्थ इसको एक्स एंड वाई ले लेंगे। फिर जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन गिवन है उस पे बेस्ड हम यहाँ पर इक्वेशंस बनाएंगे। एक्स एंड वाई में 2 इक्वेशंस बनेंगी हमारी, फिर हमने उन्हें सॉल्व करना है और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर ये ध्यान रखना कि हमने सॉल्व जब करना है तो हम ग्राफिकली सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये है एक्सरसाइज 3.1 और ये एक्सरसाइज ग्राफिकली सॉल्व करने पे बेस्ड है, इसलिए हम इसको ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। एग्ज़ाम में अगर आपको एक क्वेश्चन आता है तो आपके पास ग्राफिकली है, फिर आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड है और एलिमिनेशन मेथड है। इनमें से कोई भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर क्वेश्चन में ऐसा कोई लिखा नहीं है स्पेशली कोई मेथड। बट बिकॉज हम यहाँ पर 3.1 एक्सरसाइज के अंडर में क्वेश्चन कर रहे हैं और अभी तक आपने केवल ग्राफिकल मेथड पढ़ा है ना, ये जो एक्सरसाइज है इसी पे बेस्ड है। ये बाद वाली एक्सरसाइजेज फिर ये सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन पे बेस्ड हैं। तो हम इसको ग्राफिकली ही सॉल्व करेंगे। बात समझ आ गई? लेकिन सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर लेट करना है लेंथ एंड जो विड्थ है। तो यहाँ पे हम लेट द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल बी एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली ये लिखेंगे, यानी लेंथ को एक्स एंड विड्थ को हमने वाई लिखा है। अब ध्यान से इन कंडीशंस को पढ़ो। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। देखो यहाँ पर जब आप ये पढ़ेंगे हुज लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, ये अपने आप में एक पूरी इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे इसके हेल्प से प्रॉपर हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी। तो सिंस द लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन द विड्थ, देयरफॉर तो लेंथ 4 मीटर मोर देन विड्थ है। लेंथ क्या है? लेंथ हमने x मान रखी है, इज़ विड्थ इज़ y एंड 4 मीटर मोर, तो +4 कर देंगे हम, y +4। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। ओके, सेकंड इन्फॉर्मेशन क्या है यहाँ पर, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज़ 36 मीटर, है ना, ये हटा दो यहाँ से। हाफ द पेरीमीटर 36 मीटर है, तो यहाँ पर जो दूसरी इन्फॉर्मेशन है, हाफ द पेरीमीटर इज़ 36 मीटर, यानी जो इक्वेशन बनेगी क्या बनेगी, देखो हाफ यानी 1/2, पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस जो इसकी विड्थ है इज इक्वल टू 36। 2 से 2 कटा और हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, और ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई है। ये 2 इक्वेशंस हमारे पास हैं। तो हमने ये जो लीनियर इक्वेशंस हैं इनका ग्राफ ड्रॉ करना है, जो कि 2 लाइंस होंगी और जहाँ पर ये लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी वो हमारा सोल्यूशन होगा। लेकिन लाइंस ड्रॉ करने के लिए, ग्राफ बनाने के लिए पहले हमें इसके पॉइंट्स चाहिए होते हैं। तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 ये है, ठीक है। तो यहाँ पर x y, देखो यहाँ पे अगर आप y 0 पुट करें तो x क्लियरली 0 प्लस 4 होके 4 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0 पुट करोगे ये 4 आ जाएगा। लेकिन अगर हम x को 0 पुट करते हैं तो y आ जाएगा -4। टेक्निकली आप कर सकते हैं, लेकिन इससे एक छोटी सी प्रॉब्लम होगी। देखो पहले आप ये समझो, दूसरी इक्वेशन हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। देखो यहाँ पर अगर x को 0 रखें तो y आएगा 36, बड़ा आसान है। और y 0 रखें तो x 36 आएगा, सिंपल। अब आप खुद सोचो, इतने बड़े नंबर इसमें हैं, तो यानी ये जो ग्राफ है ये काफ़ी बड़ा ग्राफ बनेगा पॉजिटिव साइड में। तो अगर आप कोशिश करें और केवल पॉजिटिव वाले नंबर रखें तो आपके लिए आसानी रहेगी, ग्राफ ड्रॉ करने में आसान रहेगी। लेकिन ध्यान रखना इससे गलत नहीं होगा।
लेकिन इससे क्या होगा कि अब नेगेटिव में भी आपको नंबर लिखने पड़ेंगे, तो ग्राफ आपको और बड़ा बनाना पड़ेगा। अगर आप दोनों को पॉजिटिव की साइड रखते हैं, देखो अगर मैं x को रख y को अगर मैं 4 ले लेता हूँ तो x होगा 4 + 4 यानी 8। और ये ध्यान रखना, आप ये सोच रहे होंगे कि अगर सर हम y को 1 भी तो रख सकते हैं, x 5 आ जाएगा, लेकिन नहीं। जिस तरह से हालात बन रहे हैं हमें लग रहा है कि 4 के मल्टीपल में नंबर लेना सही रहेगा, तो इसलिए 4 के मल्टीपल में ही नंबर रखो। एक y4 रखा हमने और ये 8 बन गया है। अब ये 4 के मल्टीपल में क्यों लिया, जब मैं ग्राफ बनाऊंगा आपको समझ आ जाएगा आराम से। तो यहाँ पे टेम्पलेट थोड़ा चेंज करते हैं और यहाँ पर हम बनाते हैं, ये है x डैश y डैश, ये ओरिजिन है। अब यहाँ पे नंबर्स क्या लिखें, तो उसके लिए मैंने क्या बताया था आपको कि यहाँ पर देखो कि सबसे बड़ा नंबर क्या है सब, और माइनस में क्या है। तो माइनस में तो नहीं है, चलो अच्छी बात ये है, लेकिन प्लस में सबसे बड़ा 36 है। अब अगर हम ये सोचें कि 1 2 3 4 लिखें, तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा ग्राफ हमको बनाना पड़ेगा। इवन अगर हम 2 4 6 8 करके भी 2 4 6 8 करके भी लिखें तो 36 आते आते फिर भी बहुत लंबा हो रहा है। फिर क्या करें, तो बेस्ट है कि यहाँ पे लिखो 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 36 आ गया ना जो हमको चाहिए था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी ऐसे ही इधर करेंगे 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40। परफेक्ट, माइनस में लिखने की ज़रूरत नहीं है। और अब पहला पॉइंट यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर पहली लाइन ड्रॉ करते हैं, उसके पॉइंट्स यहाँ पर ये हैं। तो ध्यान रखना, पॉइंट को ऐसे में देखते हैं हम। तो ये है 4 0, तो x4 y0 कहाँ पर है, x4 y0 ये पॉइंट है। x8 y4 ये पॉइंट है ना ये। तो अब इनसे होते हुए हमने लाइन ड्रॉ करनी है, इनसे होते हुए, ठीक है। ये पॉइंट क्या है, 4 0, ये पॉइंट है 8 4, और ये जो लाइन है x = y + 4, ठीक है। ऑलराइट, एंड नाउ वी हैव दिस। अब इसको ड्रॉ करना है, तो क्लियरली x0 y 36, x0 यानी y एक्सिस और ये पॉइंट है, एंड x36 y0 ये पॉइंट है। इनसे होते हुए लाइन ड्रॉ करनी है हमने। तो दिस पॉइंट इज 0,36 और ये है 36,0। ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो कि हमारा सोल्यूशन है। तो यहाँ पर देखो ये पॉइंट क्या है, 20 एंड 16 है ना, x 20 है y 16 है। तो हम लिखेंगे कि सिंस द लाइन्स इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट देयरफॉर द सोल्यूशन इज x 20 एंड y 16, ठीक है ना। x और y आ चुके हैं, यानी जो लेंथ है, द लेंथ ये है 20 मीटर, एंड जो विड्थ है ये 16 मीटर है, एंड दिस इज अवर आंसर। क्लियर, ऑलराइट, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 6, गिवन द लीनियर इक्वेशन। अब ये एक लीनियर इक्वेशन है। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस। तो हमने क्या करना है कि एक तो ये इक्वेशन है,
एक हमने दूसरी इक्वेशन लिखनी है और इस तरह से लिखनी है, फॉर एग्जांपल ये है, हमने दूसरी इक्वेशन यहाँ पर लिखनी है एक्स वाई में कि जब हम उसका ग्राफ बनाएं तो ग्राफ पहले केस में इंटरसेक्टिंग हो, दूसरे केस में पैरेलल हो इसके, और तीसरे केस में हो कोइंसिडेंट यानी बिल्कुल इसके ऊपर। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो पहला केस देखो, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस का केस कब होता है? इंटरसेक्टिंग लाइंस की जो कंडीशन होती है वो है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो जब हमारे पास ये कंडीशन है तो लाइंस इंटरसेक्टिंग होती है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि द कंडीशन फॉर लाइंस टू बी इंटरसेक्टिंग इज, तो ये है कंडीशन इंटरसेक्टिंग की। ओके, और हमने फाइंड करना है ऐसी इक्वेशन जो इसके साथ इंटरसेक्टिंग हो। तो देयरफॉर एन इक्वेशन दैट इज इंटरसेक्टिंग विद इक्वेशन नंबर 1 इज, तो जो इक्वेशन नंबर 1 के साथ में इंटरसेक्टिंग है वो क्या होगी? तो यहाँ पर ध्यान रखना रेशियो इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये होगी जैसे 3x प्लस 4y, इसको 10 ले लेते हैं 0। अब यहाँ पर a1 अपॉन a2 देखो क्या है, 2 अपॉन 3 है ना, कोएफिशिएंट ऑफ x। b1 अपॉन b2 क्या है, 3 अपॉन 4 एंड c1 अपॉन c2, उसकी वहाँ तक की ज़रूरत ही नहीं है, केवल इतना देखेंगे। तो ये आगे एंड a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो बिकॉज हमारे पास ये है a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं है, तो ये जो है इक्वेशन, ये इसके साथ इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी और ये हमारा आंसर है। समझे? मीन्स ये इक्वेशन है लेकिन एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी जब आप ग्राफ पे इसे ड्रॉ करेंगे, मतलब इसका ग्राफ बनाएंगे। ऐसे इसका ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस तरह से आएगा और ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। ओके, सेकंड केस है पैरेलल लाइंस। तो कंडीशन फॉर लाइंस टू बी पैरेलल इज, तो पैरेलल की क्या कंडीशन होती है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये केस है लाइंस पैरेलल होने का। तो बेसिकली यहाँ पर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल होगा, बट c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना गिवन इक्वेशन क्या है। ओके, एंड एन इक्वेशन दैट इज पैरेलल टू दिस, तो इसके पैरेलल क्या होगी? तो देखो ध्यान रखना a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 होना चाहिए। यानी अगर हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 6x आएगा, तो इसमें भी 3 का होना चाहिए 9y, लेकिन इसमें 3 का नहीं होना चाहिए। फिर इसमें कुछ और कर दो, इसमें 4 का कर दो 24, नहीं नो 4 का 32, मैंने अभी 3 का कर दिया था, वो केस ही अलग हो जाता। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, a1 अपॉन a2 क्या है, 2 अपॉन 6, ये है 1 अपॉन 3। ठीक, b1 अपॉन b2 क्या बन रहा है, b1 अपॉन b2 है 3 अपॉन 9, और ये काटेंगे आप तो ये 1 अपॉन 3 आएगा। c1 अपॉन c2 क्या है, c1 अपॉन c2 है माइनस 8 अपॉन 32, ये कटेगा तो ये 1 अपॉन 4 आ रहा है, देख रहे हैं आप। और यहाँ पर क्या है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, बट ये इक्वल नहीं है c1 अपॉन c2 के। तो इसी वजह से देखो ये कंडीशन यहाँ पे फुलफिल कर रहे हैं ना, तो ये हमारा आंसर है। अब इसके मल्टीपल आंसर हो सकते हैं, इनफाइनाइट आंसर हो सकते हैं। आप जैसे मैंने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया, आप 4 से मल्टीप्लाई करो, लेकिन इसमें फिर किसी और से करना होगा, आप 4 से मत करना, इसमें फिर किसी और से। ओके,
तो ये इन्फाइनाइट आंसर हो सकते हैं। ये मत सोचना कि भाई मेरे टीचर ने तो ये आंसर निकाला, ये गलत है, ऐसा नहीं है। आप खुद सोचो, इसका रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो आप चाहे इसमें 10 का मल्टीप्लाई करो, इसमें 10 का, लेकिन इसमें 10 का मत करना, फिर इसमें 11 का कर देना, या 12 का, किसी और नंबर का। ये है, ठीक है। अब थर्ड वाला केस है। थर्ड कौन सा है? कोइंसिडेंट लाइंस का। कोइंसिडेंट लाइंस। तो फॉर लाइंस टू बी कोइंसिडेंट, उसकी कंडीशन क्या होती है? द कंडीशन फॉर द लाइंस टू बी कोइंसिडेंट, तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तीनों इक्वल होने चाहिए। तो गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास? सो अ लाइन दैट इज कोइंसिडेंट विद दिस इज, तो इसके साथ कोइंसिडेंट, यानी ध्यान रखना रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई करो, इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई, और इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई। ओके, आप चाहो तो यहाँ पे ये चीज़ लिख सकते हैं कि a1 अपॉन a2 क्या है? 2 अपॉन 6, जो कि है 1 अपॉन 3। b1 अपॉन b2 क्या है? यहाँ पर 3 अपॉन 9 है, 3 से कटेगा ये 1 अपॉन 3 आएगा। c1 अपॉन c2 क्या है? -8 अपॉन 24, तो ये भी 3 से कटेगा, ये 1 अपॉन 3 आ गया है। ओके, एंड देयरफॉर आप देखो यहाँ पे क्या है? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ओके, तो ये, और ये ध्यान रखना, इसके इनफाइनाइट आंसर इसके भी हो सकते हैं। भाई मैंने इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया, आप 4 से करो, पूरी इक्वेशन में आप 5 से करो, 6 से करो, तो आप समझ गए ना, इसके इनफाइनाइट आंसर हो सकते हैं। और ये आंसर, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर हमने इनके ग्राफ्स ड्रॉ करने हैं, और उसके बाद इनके ग्राफ ड्रॉ करने के बाद एक ट्राइंगल बनेगा, उसके हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो पहला काम तो ये कि इसके ग्राफ्स ड्रॉ करते हैं। हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन पहली है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी इसके हमने पहले पॉइंट्स लिखने हैं। तो यहाँ पर अगर हम x को 0 रखते हैं तो y क्या आएगा? देखो x 0 रखो आराम से, माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो y 1 आएगा, ठीक है। और अगर y 0 रखते हैं तो x माइनस 1 आएगा, ठीक है। ये हम कर सकते हैं, ये अलग बात है, आप कुछ और भी रख सकते थे, है ना। अगर आप नेगेटिव में नहीं लिखना चाहते तो कुछ और भी लिख सकते थे। जैसे ही देखो यहाँ पर बन रहा है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, बन रहा है ना, y इधर लेके जाओ ये। तो अगर आप x को कुछ और रखना चाहें, x को अगर 1 रखना चाहें, y2 मिल जाएगा हमें, ये भी बढ़िया है, दोनों ही सही हैं। ओके, चलो एक काम करते हैं, इसको यही 1 और 2 लेकर चलते हैं। लेकिन ध्यान रखना, अगर आप -1 0 लेके चलेंगे तो भी आंसर एकदम परफेक्ट आएगा। दूसरा 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 12 को उधर लेके जाते हैं, थोड़ा आसानी हो जाएगी। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। अब हमने इसके भी पॉइंट्स लिखने हैं। यहाँ पर जब x 0 है तो y आराम से, देखो ये 0 हो गया, 2 नीचे जाके 6 आ जाएगा। और जब y 0 है तो x इस बारी 4 आ जाएगा, 3 नीचे जाके। समझ गए आप? तो ये पहली इक्वेशन के लिए पॉइंट्स हैं, 0 1 1 2। ये दूसरी इक्वेशन के लिए, दूसरी लाइन के लिए पॉइंट्स हैं, 0 6 4 0। अब हम ग्राफ में इनको ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ये देखते हैं कि कौन से नंबर बड़े हैं। देखो x में सबसे बड़ा 4 है, तो x में 4 तक ले जाने की 4 तक लेके जाएंगे, यानी ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए, नेगेटिव तो है ही नहीं। और y पॉजिटिव में सबसे बड़ा 6 है, तो बेसिकली बहुत आसानी से यहाँ पर
ज़्यादा बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, ओरिजिन 1 2 3 4 5 6, -1 -2 और ये -1। पहली लाइन ये है 0 1 x0 y1, x0 y1 ये पॉइंट है ना। x0 यानी y एक्सिस, तो ये x1 y2, x1 ये है, y2 ये है, यानी ये। अब इनसे होते हुए हमने लाइन ड्रॉ करनी है, तो ये है 0 1 और ये पॉइंट है 1 2। ओके, ये इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसकी बारी है 0 6 x0 y6, x0 यानी y एक्सिस और ये पॉइंट है x0 y6 का, x4 y0 ये है, y0 यानी x एक्सिस, है ना। ध्यान रखना x0 वो पक्का इस y एक्सिस में होगा, y0 अगर है तो पक्का x एक्सिस में होगा। ये हो गया है। अब हम इनको ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। परफेक्ट। ये पॉइंट है 0 6 एंड 4 0 और ये लाइन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब ट्राइंगल बन रहा है, देखो ट्राइंगल ये भी बन रहा है और ये भी बन रहा है। ये किस ट्राइंगल की बात कर रहा है? लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। लाइंस यानी ये और ये लाइन और एक्स एक्सिस। तो एक काम करते हैं, इस लाइन को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं आगे। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि इस ट्राइंगल रीजन को हमें शेड करना है, तो शेड करते हैं। चलो, ठीक है, शेड हमने कर दिया है। और अब इनके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। तो इनके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं? एक तो ये है, जो ट्राइंगल बन रहा है उसके उसके कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट्स। एक तो ये है, ये क्या पॉइंट है? ये है, देखो x यहाँ पर 2 है, y 3 है, ये 4 0 और ये है -1 0। वैसे ज़रूरत पड़ी हमें फाइनली माइनस की। कहने का ये मतलब है यहाँ पे हम ले सकते थे, क्या ले सकते थे? हम यहाँ पे y0 x -1 ले सकते थे बाय द वे। बल्कि अब देखने से तो ये लग रहा है कि वो और भी बेटर होता अगर आप -1 0 लेते, लेकिन हमें पहले तो नहीं पता था ना कि इसने कॉर्नर आना है, तो ठीक है। तो ये भी गलत नहीं है, हमने जो 1 2 लिया था उससे भी प्रॉपर आंसर तो वही आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पहले भी सही था और अभी भी सही है। तो यहाँ पर हमने इस ट्राइंगल को शेड कर दिया है और फाइनली हमने क्या फाइंड करना है? डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल आर, तो क्या क्या है? एक तो है 2 3 4 0 एंड -1 0 और ये हमारा आंसर है। ठीक, आई होप आपको समझ आया होगा ये सोल्यूशन, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। कोई डाउट हो अपने कमेंट बॉक्स में पूछना। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें और इस चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।